जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें म्यूचुअल इंडक्शन में हमारा है म्यूचुअल इंडक्शन और इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सॉलिनॉइड्स। इसको हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहते हैं। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर दो कॉइल्स हैं या सॉलिनॉइड्स। ठीक है, एक जिसकी रेडियस r है, ठीक, या r1 है, एक कॉइल s1 है। ये हमारे पास कॉइल S1 है जिसका रेडियस R1 है। ठीक, ये S1 कॉइल है। ठीक है, इसके पैरामीटर्स क्या है, इसकी ये एक्सिस है, ये एक्सिस है इसकी। ठीक, इस S1 के पैरामीटर्स पहले क्या है, S1 के पैरामीटर्स हैं रेडियस R1, ठीक, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी इसके कितने यूनिट लेंथ पे टर्न्स हैं। ठीक, वो आपको पता है, लेट अस से इट इज N1, लेंथ इसकी है L। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो इसके हैं तो वो लेट अस से N1, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ। ठीक है, ये इसके पैरामीटर्स हैं। नाउ दिस कॉइल, ये छोटी है, इज प्लेस्ड इनसाइड एन अनदर बिगर कॉइल ऑफ रेडियस R2, ऐसे, जिसकी रेडियस R2 है। ये मैं रेड से बनाता हूँ। ठीक है, तो रेड से बना लेते हैं ये। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये रेड वन है, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे। तो ये कुछ ऐसी लिख रही है। ठीक है ना, इनसाइड इट वी हैव दिस कॉइल। इसको हम पूरा और भी बना सकते हैं। इसको मैं रेड से ऐसे करता हूँ। ठीक है, इसको भी थोड़ा ऐसे बना लेते हैं। सो दिस इज कॉइल S2। इसके पैरामीटर्स क्या है, इसके पैरामीटर्स हैं S2 के रेडियस R2 which is greater than, much greater than R1, नंबर ऑफ टर्न्स इसके हैं पर यूनिट लेंथ विच इज N2, लेंथ सेम है दोनों की, इसकी और इसकी लेंथ सेम है, दैट इज L, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो इसके हैं S2 के वो है N2 एंड विच विल बी इक्वल टू N2 इंटू L। ठीक, इसकी लेंथ L। ठीक है, और इनकी लेंथ L है ऑलमोस्ट। ये जो छोटी है इमर्सिव इस बड़ी में। ठीक है ना, ये दो कॉइल्स है। अब हमें क्या देखना है, इनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस हम देखेंगे। लेट अस सपोज दैट इसका एक एंड ब्लैक वाले का ये है यहाँ पर, और इसका रेड वाले का सपोज ये है, और यहाँ से इसका ये है, और रेड वाले का ये है। ठीक है, तो इसकी रेडियस R2 है एंड R2 इज मच ग्रेटर देन R1 एंड ऑल्सो L इज मच ग्रेटर देन radii R1 और R2, दैट मीन्स दिस इज अ लॉन्ग सॉलिनॉइड। ये तो आपको हो गया। ठीक, अब लेट अस सपोज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल
वी पास द करंट I2 इन दिस कॉइल। जब हम इसमें करंट पास करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, बिकॉज current passes through a solenoid, it will produce a magnetic field, and this coil will be immersed in the magnetic field of coil S2. Okay, so there will be a mutual induction. So आपको पता है mutual induction में क्या होता है, that is the total flux linked with coil S1 will be its total number of turns N1, and flux linked to with this due to the current passing in the this coil S2 will be phi1 will be proportional to the current flowing through it. यानी जितना ज़्यादा इसमें करंट फ्लो करेंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, उतना इसमें आएगी, ठीक है ना, उतना इससे लिंक होगा ज़्यादा. सो और N1 phi1 विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट, ये आपको पता है, M2 M12, that is the mutual inductance of coil 1 with respect to coil I2, because current is passing through coil S2. So I2, ठीक है. लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वेशन M12, ठीक है, इक्वेशन 1, ठीक है. नाउ वी आल्सो नो दैट द टोटल फ्लक्स N1, नाउ अगेन टोटल फ्लक्स N1 phi1 will be equal to N1 phi. What is phi? B dot A. We know that flux phi is equal to B dot A. ना बी कौन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि करंट इससे प्रोड्यूस होती है, इस ये प्रोड्यूस करता है, तो इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लेट अस से बी डॉट ए, ठीक है ना. नाउ एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, सो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1, बिकॉज थीटा विल बी इक्वल टू 0. एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है. सो दिस वी कैन सिंपली राइट इट एज N1 phi1. नाउ N1 is equal to N1 into L, so we can write it as N1 L B dot A, B2 dot A. BA बनेगा. Now what is B2? B2 is produced by this. Now magnetic field produced by a solenoid is equal to mu 0 Ni, चूंकि N यहाँ इसके N2 है और I है I2, तो ये इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. So N1 phi phi1 will be equal to mu naught N1 N2, ठीक है, N1 N2 I2 L and A, ठीक है. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस टोटल फ्लक्स. नाउ यहाँ पर जो इक्वेशन, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन 1, तो ये इक्वेशन 2. व्हेन वी कंपेयर दीज टू N1 phi1 ये भी और N1 phi, सो इन दो को कंपेयर करेंगे, वी विल गेट M1 2 I2 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2, ठीक है, I2 L A. सो I2 विल कैंसल आउट, N1 N2 I A. This is a mutual inductance of coil 1 with respect to coil 2 or solenoid 1 with respect to solenoid 2. तो इसको हम ये इक्वेशन 3 लिखेंगे, ठीक है. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. अच्छा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है. तो अब ये इक्वेशन में फिर से अलग से लिखूंगा, बाकी मैं रब करूंगा यहाँ, ठीक है. सो आई विल रब इट. तो मैं ये इक्वेशन यहाँ पर लिखूंगा जो हमें यहाँ से निकली, M12 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2, दिस इज L A, ठीक है. तो ये हमें इक्वेशन निकली. नाउ लेट अस स्विच ऑफ दिस करंट एंड वी विल पास अ करंट थ्रू दिस कॉइल S1. सो देन जब इसमें से करंट पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी. यहाँ पर एक ध्यान रखना है, जब ये करंट इसमें से लेट अस से हमने I1 इसमें से पास कर ली, जब हमने I1 पास कर ली तो ये क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड. चूँकि हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सॉलिनॉइड के, जो ये सॉलिनॉइड है अंदर वाली, ये बाहर वाली, मैं ऐसे दिखाऊंगा, देखो ये अंदर वाली ब्लैक है, छोटी रेडियस, और बाहर वाली रेड है. जब इसमें हम करंट पास करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है. हम मानते हैं कि यहाँ यूनिफॉर्म है हर एक जगह. अगर यूनिफॉर्म नहीं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इट, ओके. सो इसमें फील्ड है, क्योंकि इसके बाहर कोई फील्ड नहीं है, तो यहाँ कोई फील्ड नहीं है.
तो जब करंट इसमें से पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड विद इन दिस स्मॉलर रहेगा। उसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद S2 विल नॉट बी अपॉन सारे एरिया इसके नहीं होगा, सिर्फ जो एरिया होगा किसका, जिसका छोटी सॉलिनॉइड का, ठीक है ना, जो हमने पहले ए लिखा। तो हमें बड़ा वाला एरिया नहीं लेना है, भले कि अब करंट छोटी से पास होगी, वो सारा इस किस एरिया में रहेगा कन्फाइंड, यहाँ, क्योंकि इसके बाहर फील्ड 0 होता है, ठीक। और हम एज इफेक्ट भी कंसिडर नहीं करते, क्योंकि एजेस पे तो यूनिफॉर्म नहीं होता, हम मानते हैं सभी यूनिफॉर्म है। अगर हम एजेस पे नहीं मानेंगे यूनिफॉर्म है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है ना, ऑफ द कॉइल्स। नाउ व्हेन वी पास दिस करंट I1, it will produce a magnetic field which will remain within this, okay. So there will be magnetic flux linked with coil, S2 will be N2 इसके number of turns. Let us suppose each turn has this flux phi2 which will be proportional to the current passing through this I1, ठीक है। और N2 phi2 will be equal to M, अब क्या होगा, this mutual inductance of coil 2 with respect to 1 into I1, इसको हम equation 4 लिखेंगे। Now also we know that flux, total flux phi2 is equal to N2 into phi2, that is B dot A, क्योंकि वो मैंने बताया आपका वो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, सो 0, सो इट विल बी मैग्नेटिक फील्ड। अब किसने प्रोड्यूस किया, इसलिए दैट विल बी B1 into एरिया इसका नहीं लेना है क्योंकि विद इन दिस एरिया रहेगा, सो इट विल बी A अगेन, दैट इज वो कितना होगा पाई R1 स्क्वायर इन बोथ द केसेस वेदर द करंट इज पासिंग थ्रू I1 S1 और S2, ठीक है। नाउ N2 phi2, now this N2 will be equal to N2L, ठीक है, ये आपको मैंने बताया। Now N2 phi will be N2L because N1 by L is equal to N2 by L is equal to N2 और N2 will be equal to N2L, तो ये तो मैंने बताया आपको, ठीक है। Now N2L B1, this is the magnetic field produced by this solenoid, that will be B, that will be mu naught N1 into current flowing through it, mu 0 Ni, that is the current flowing through it, that is I1 into A, ठीक है। Now this is ये दो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4 को जब इक्वेट करेंगे, M21 will be equal, M21 I1 will be equal to, इसको अरेंज करेंगे थोड़ा, N1 N2 mu naught N1 N2 I1 L A, ठीक है। I1 कैंसल होगा, M2 will be equal to mu naught N1 N2 L A, ये इक्वेशन नंबर 5। सो दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल सेकंड विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1। अब देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दीज आर सेम, mu 0 N1 N2 L A, mu 0 N1 N2 L A, so that is M1 M2 is equal to M2 M1 is equal to M, यानी चाहे म्यूचुअल इसके करंट हो या इसकी वजह से करंट हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस विल नॉट चेंज, सो इट विल बी सेम। दिस इज कॉल्ड द रेसिप्रोसिटी थ्योरम ऑफ दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। अब बात रही कि अगर हमें ये जो कॉइल है इसमें कोई मटेरियल डाला होगा, लेट अस से वो सॉफ्ट आयरन डाला होगा या कोई मटेरियल जिसकी परमिएबिलिटी रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर हो, ठीक है ना, तो तब ये इक्वेशन क्या बनेगी, हम m को लिखेंगे, हम M1 M2 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे m किसके बराबर है, म्यू नॉट N1 N2 LA। तो अब ये यहाँ फिर अगर रिलेटिव परमिटिविटी ये है, इसमें डाला है कोई मटेरियल जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर है, सो इट विल बी म्यू नॉट म्यू आर N1 N2 LA, और म्यू आर ये इस किसके बराबर होता है, दैट इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी म्यू N1 N2 LA, और अगर ए का भी आप वैल्यू दिखाना चाहते हैं दैट विल बी पाई R1 स्क्वायर, वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, या इन टर्म्स ऑफ N1 यानी N1 लिखोगे आप N1 by L N2 by L कैपिटल, वो भी आपको मिलेगा। दिस वाज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सॉलिनॉइड्स और रेसिप्रोसिटी थ्योरम ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी जो हमने देखा कि पहले हमने कॉइल N1 सॉलिनॉइड्स का देखा, S1 में S2 में करंट पास की, फिर S1 में, दोनों को साइमल्टेनियस नहीं की। नाउ इन जनरल अगर दोनों कॉइल में साइमल्टेनियसली करंट पास हो तो तब क्या होगा, तब जो फ्लक्सेस होंगे, एक तो होगा उसकी सेल्फ इंडक्शन का फ्लक्स और
जो कि इनर कॉइल, मिसाल के तौर पर इनर कॉइल ले लो, उसमें सेल्फ इंडक्शन भी होगी तो उसका फ्लक्स, और जो दूसरी कॉइल की वजह से करंट आएगी वो म्यूचुअल इंडक्टेंस की ये जो फ्लक्स लिंक होगा, तो दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे। तो हमें फिर जनरल इक्वेशन अब मॉडिफाइड इक्वेशन होती है। तो फिर कैसे, जब दोनों में साइमल्टेनियसली करंट हो। एक ही मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर दिखा दूंगा, अभी हमने दिखाया, ये समझो मैं शॉर्ट में दिखाऊंगा। ये एक कॉइल है S2, इसके अंदर कॉइल S1 है, ठीक। अब करंट दोनों, इसमें भी करंट जा रही है, मिसाल I1 और इसमें I2 और इसमें I1। अब इसमें अगर करंट 1 जा रही है तो इसमें सेल्फ इंडक्टेंस होगा, ठीक। तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस किसके साथ जुड़ेगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसके लिए होगा या फ्लक्स। इसकी वजह से जो करंट फ्लक्स लिंक होगा वो इसके साथ लिंक होगा, तो इसका क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला फ्लक्स। वो दोनों इंडिपेंडेंट करेंगे, तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे। तो दोनों का फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इक्वेशन क्या बनती है, अगर हम कॉइल 1 लेंगे, सो N1 Phi1 टोटल इंडेक्स विल बी, दिस फ्लक्स लिंक्ड विल बी, एक होगा M11, ठीक है ना, होगा M11 I1 प्लस M12 I2, ठीक है। तो ये होगा इसको अपनी सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से, और जो दूसरा कॉइल जो जिससे दूसरे करंट I2 है, तो उसकी वजह से जो म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो M1 क्या होगा। Similarly, we can write the induced EMF is equal to M11 minus DI1 by dt। ये होगा सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से, माइनस ये होगा आपका किसकी वजह से, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से। नाउ M11 जो है वो होगा आपका सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ किसका, कॉइल 1 का L1, और M12 तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस वो तो है ही, या इसको M भी लिख सकते हो, क्योंकि अभी हमने देखा M12 इक्वल टू M1, दैट इज लेट अस से M1। तो E क्या बनेगा, तो E बनेगा इस कॉइल में L1 DI1 dt माइनस M DI2 बाई dt, यानी दोनों की वजह से, एक का सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से आएगा EMF, दूसरा किसके, जो एक आएगा सेकेंडरी, ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, और दूसरा जो अपनी इसका सिंडक्स, दोनों। तो अगर कॉइल 2 के लिए अगर E1 यहाँ डेवलप हुआ तो कोई यहाँ E1 लिखेंगे, तो E2 क्या होगा, नेचुरली वो होगा यहाँ पर, अगर यहाँ लिखेंगे तो यहाँ, तो ये होगा माइनस L2 DI2 बाई dt माइनस M DI1, तो म्यूचुअल इंटरेस्ट I की वजह से तब होगा बाई dt। तो इसको जनरल केस करते हैं। तो इन्हें दोनों मकसद है कि जब दोनों में करंट हो, तो अगर एक कॉइल का देखेंगे, एक अपनी सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से और दूसरा दूसरे कॉइल की म्यूचुअल इंडक्टेंस वजह से EMF जो इंड्यूस्ड EMF होगा, ठीक है ना। आई होप दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।